Hello everyone, welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn Class 8 History, 4th chapter Tribal, Dicus and the Vision of Golden Age. तो सबसे पहले आदतानुसार मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि टॉपिक को यदि आप समझ लेते हैं तो पूरे चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले आता है ट्राइबल्स। हम कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहे हैं और कॉलोनियल पीरियड में जब ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो पूरे इंडिया में ही, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे सभी के बारे में बात हो रही है। तो हम उन ट्राइबल्स की बात करेंगे। और डिकूज, ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी और ये जो ट्राइबल लोग थे, ये एक्चुअली डिकूज कहते किसे थे और इस कैटेगरी में किनको किनको रखते थे, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। और विजन ऑफ गोल्डन एज, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपका चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो बिरसा मुंडा की कहानी से स्टार्ट होता है और जो खत्म होता है वो भी बिरसा मुंडा की कहानी पर ही जाकर खत्म होता है। कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास में ख़त्म करा दूं, पर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि ट्राइबल ग्रुप किसे कहते थे, जिसे हिंदी में हम आदिवासी कहते हैं। ठीक है, तो आदिवासी यदि लिख लें, आदिवासी, तो संधि विच्छेद हिंदी में पढ़ते होंगे आप लोग। इसको यदि आप संधि विच्छेद कर लीजिए तो आदि प्लस वासी। आदि मीन्स आरंभ से, शुरू से। वासी का अर्थ हो गया, वासी मीन्स रहने वाले। ठीक है, तो आदिवासी जो थे वो खुद को यहाँ के बहुत ही प्रारंभिक रूप से रहने वाले लोगों में से एक समझे जाते थे। वो खुद को ऐसा समझते थे कि वो सबसे प्रारंभ से रहने वाले लोग हैं। तो ये तो हुआ आदिवासी। पर आदिवासियों की बात हो और बिरसा मुंडा की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। तो चलिए बिरसा मुंडा से स्टार्ट करते हैं कि बिरसा मुंडा दरअसल छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। तो बिहार के छोटा नागपुर में जो जनजातीय समूह थे वो बिरसा मुंडा को भगवान मानते थे, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं और वो सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जो ग्रेन्स हैं उनकी पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और वो खुद को मीडिएटर मानते थे। वो मानते थे, वो लोगों को ये कहते थे कि भगवान ने उन्हें भेजा है लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा जो थे वो भगवान और जो जनजातीय समूह थी उनके बीच की कड़ी थे, उनके बीच के मीडिएटर थे। ऐसा लोग भी मानते थे और उन्होंने ऐसा प्रचारित भी किया था। तो बिरसा मुंडा काफ़ी पॉपुलर रहे थे उस क्षेत्र में। बिरसा मुंडा दरअसल जनजातीय समूह मुंडा से ही बिलोंग करते थे, पर आसपास के जो दूसरे जनजातीय समूह थे जैसे ओराव हो गए, संथाल हो गए, वो लोग भी उनके फॉलोअर बन गए और उनकी कही हुई बातों को यकीन करने लगे। दरअसल जब कॉलोनियल पीरियड यहाँ पे था तो ब्रिटिशर्स के बहुत सारे नियम कानून ऐसे हुए, इन सारे जनजातीय समूह का जो एक लाइफ स्टाइल होता है वो पूरा कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया। जो इनकी जीविका होती है, जो लाइवलीहुड होता है, वो खत्म हो गया, वो खतरे में आ गया और इनका धर्म जो था वो भी खतरे में आ गया। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चर्चा हम करेंगे और बिरसा मुंडा ने इन सारी समस्याओं को किस तरह से खत्म किया इसकी भी चर्चा करेंगे। पर उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हम जिस ट्राइबल ग्रुप की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये ट्राइबल ग्रुप जो थे वो ऑल ओवर इंडिया में ही थे, तो ये ट्राइबल ग्रुप कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। तो आप ऐसे टेबुलर चार्ट बना लीजिए, इसे 4 भागों में बांट दीजिए और पूरे भारत के जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन सभी को हम 4 ग्रुप्स में रख सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं इस तरीके से। पहला ग्रुप जो है ये है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ये झूम की खेती करते थे, यानी जिस तरीके से ये खेती करते थे उस स्टाइल को झूम कहते हैं। ये क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा हम रख लेते हैं हंटर गैदरर्स।
ये हंटर गैदरर्स जो थे, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इनका भी संबंध जंगलों से ही था और जंगलों के ऊपर ही इनकी जीविका आजीविका सब कुछ निर्भर करती थी। इनका पूरा लाइफ स्टाइल जो था वो जंगल के बिना संभव नहीं था, क्योंकि ये हंटिंग करते थे और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उसे ये गैदर करते थे, यानी कि इकट्ठा करते थे। ठीक है, थर्ड ग्रुप है हमारा, इन्हें हम कहते हैं नोमैड्स। ये नोमैड्स जो थे दरअसल पैस्टोरलिस्ट थे। ठीक है, पैस्टोरलिस्ट मीन्स चारावाह जिसको कहते हैं, चरवाहे जिसे कहते हैं। तो ये चरवाहे होते थे और ये सीजन के अकॉर्डिंग मूव करते थे हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ। इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। और इसके बाद लास्ट जो कैटेगरी था वो था सेटल्ड पीजेंट्स। यानी कि एक ही जगह रह के खेती करने वाले आदिवासी। तो पहला जो था, सबसे पहले हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। नाम से क्लियर हो रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं? एक लैंड से दूसरे लैंड की तरफ। तो इनका तरीका क्या था खेती का? क्योंकि ये जंगलों में रहते थे, वो हमने पहले ही बता दिया, और ऐसे वैसे जंगल नहीं, घनघोर जंगल थे। खासकर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो एरिया आता है उस समय आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया और सेंट्रल इंडिया, उस समय में सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, एमपी को कहते थे। और एमपी के जंगल के बारे में तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं वहाँ पे। आपने सुना भी होगा, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, पात चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। तो ये तो इतने घने जंगल थे। इन जंगलों की बात हो रही है। यहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती थी, खेती कैसे करेंगे? तो ये क्या करते थे कि जो ट्री टॉप होता था ना, उस ट्री टॉप को काट देते थे और जो वेजिटेशन होता था उसको जला देते थे। जो राख होती थी उसे मिट्टी में मिला देते थे जिसमें पोटैश की मात्रा होती थी, और उसके ऊपर खेती करते थे। फिर 1 साल 2 साल करने के बाद वो उस लैंड को छोड़ देते थे, क्योंकि बट ऑब्वियसली ये इस तरीके से होता क्या था कि ज़मीन जो थी वो बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, उसमें फिर कुछ पैदाइश संभव नहीं होती थी। तो वो उसे छोड़ देते थे और किसी दूसरे लैंड पे जाते थे और वहाँ भी यही सेम प्रोसीजर अपनाते थे। मीनवाइल जो जिस खेत को इन्होंने छोड़ा था वो फिर से हरियाली को समय के साथ साथ प्राप्त करता है। इनका जो ये मेथड था इसे झूम कल्टीवेशन कहते थे। ठीक है, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसे। अभी हम लोग इसे यहाँ पे झूम कल्टीवेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, दूसरे हंटर गैदरर्स, आदिवासियों का ये ग्रुप जो था ये हंटिंग करता था यानी शिकार करता था, और गैदरिंग करता था यानी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करता था। अब ये कोई अकेले जाके शिकार नहीं करते थे, 1 या 2 जने चले गए शिकार करके आगे, नहीं, ये कलेक्टिवली शिकार करते थे और जो कुछ भी शिकार करके लाए हैं उस मीट को ये बांटते थे आपस में। ये एक तरह से कॉमन लाइफ लीड करते थे, एक साथ मिलके रहते थे और किनशिप में विश्वास रखते थे। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ गैदर करके जो लाते थे उसी पे पूरी तरह से डिपेंड होते थे, ये खाना भी बनाते थे। और इस खाना को बनाने में ये साल और महुआ के बीज से तैयार किए हुए तेल का इस्तेमाल करते थे। एक्चुअली जंगलों के बारे में, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जो इनका नॉलेज था वो बहुत गहरा था, और इन्हें हर्ब्स वगैरह के, मेडिसिनल प्लांट्स की भी बहुत जानकारी होती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि जो आसपास रहने वाले ट्रेडर्स होते थे, लेदर के ट्रेडर होते थे या जो वीवर होते थे, ये लोग इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते थे, क्योंकि कुसुम एक प्रकार का फूल होता है और पलाश ये भी एक प्रकार का फूल होता है। इनका इस्तेमाल ये रंग बनाने के लिए करते थे, और जो वीवर्स होते थे उन्हें कपड़ों को रंगने के लिए, और जो लेदर वर्कर्स होते थे उन्हें भी चमड़ों को रंगने के लिए इस रंग की आवश्यकता होती थी। तो ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिपेंड करते थे, हंटर गैदरर्स के ऊपर। ठीक है, नोमैड्स की यदि बात करें, चरवाहे या पैस्टोरलिस्ट जिन्हें कहते हैं, तो ये एक्चुअली इनका मूवमेंट जो होता है वो सीजनल मूवमेंट होता है। ठीक है, सीजनल मूवमेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ ये आते हैं। वजह क्या होती है इस तरह की मूवमेंट का? क्योंकि मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे क्या हो गया कि बर्फ़ जम गई तो एक्चुअली ये जो आते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो
पास्चर लैंड की तलाश में आते थे, है ना, चारागाह भूमि की तलाश में आते थे। मान लीजिए हायर लैटिट्यूड पे है तो वहां पे बर्फ जम गई तो फिर कैसे जो जानवर हैं, जो इनके कैटल्स हैं या जो इनके भेड़ बकरी वगैरह हैं वो खाएंगे कैसे, इसीलिए क्या करते थे, मैदानी इलाकों में आ जाते थे। ठीक है, आप देखेंगे कि इस ग्रुप में काफी सारे ट्राइबल ग्रुप थे, जैसे गद्दी हो गई, वन गुज्जर हो गया, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। वो तो किस एरिया में कौन सा ग्रुप है वो मैं अपनी किसी और क्लास में बताऊंगी। यहाँ पे जस्ट मैं इसे कैटेगराइज करके बता रही हूँ ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए। और लास्ट जो था ये सेटल पीजेंट्स थे, ये भी खेती करते थे। अंतर ये था शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स और सेटल्ड पीजेंट्स में कि ये एक जगह पे रह के खेती करते थे, साल दर साल कहीं मूव नहीं करते थे, एक जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते नहीं थे। अब आती है ब्रिटिशर्स की बारी। ब्रिटिशर्स के हिसाब से ये जो सेटल्ड पीजेंट थे ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छे थे, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, क्योंकि एक जगह पे जब ये थे तो इन्हें कंट्रोल करना आसान था, इनसे टैक्स वसूल करना आसान था, तो ये सबसे अच्छे थे। और उनकी नज़र में जो ये हंटर गैदरर्स थे वो कहीं ना कहीं अनसिविलाइज्ड थे, कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे, जंगली थे। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें मुंडा, छोटा नागपुर का मुंडा हो गया, संथाल हो गया, संथाल और गोंड, ये ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 4 डिवीज़न इनका। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे डिकूज ये किसे कहते थे और क्यों कहते थे। डिकूज की कैटेगरी में ये ट्रेडर्स को रखते थे, मनी लेंडर्स को रखते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उसको रखते थे। तो पहले में हम रख लेते हैं ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स और दूसरे में हम रख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डिकूज का इनका अर्थ था आउटसाइडर। तो ऐसे कहने को यदि आउटसाइडर कहें तो सिर्फ ब्रिटिशर्स आउटसाइडर हैं, लेकिन ये जंगल के वासी थे और जंगल के बाहर रहने वाले ट्रेडर्स और मनी लेंडर को भी क्यों अपना दुश्मन मानते थे और क्यों उन्हें डिकूज कहते थे, क्यों उन्हें आउटसाइडर कहते थे, क्योंकि ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स भी जो थे ये कहीं ना कहीं इन आदिवासियों का फायदा उठाते थे। होता क्या था, देख अभी जो मैंने आपको बताया कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले थे या जो हंटर गैदरर्स थे, वो ऐसा तो था नहीं कि वो सारी चीज़ें जंगल में ही पैदा कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती थी जिसके लिए इन्हें कैश की ज़रूरत होती थी। ये कैश इन्हें कहाँ से मिलेगा, ये कैश ये मनी लेंडर्स से लेते थे। और मनी लेंडर जो था वो लोन तो प्रोवाइड करता था, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट होता था वो बहुत हाई रेट के इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता था। तो जाहिर सी बात थी कि ये मनी लेंडर्स से खफा थे। ट्रेडर्स ये जो ग्रुप था एक्चुअली बार्टर सिस्टम पे यकीन रखता था और इन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो ये किसी से लेते थे और बदले में उसे अपने पास जो सामान है वो उन्हें देते थे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था, कई चीज़ ऐसी इनकी ज़रूरत की होती थी जो इन्हें खरीदना ही पड़ता था। जो थोड़ी बहुत अर्निंग इनकी होती थी उससे इन्हें कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता था। पर ये ट्रेडर्स जो थे ये भी इनका फ़ायदा कमाते थे, क्योंकि ये ट्रेडर्स जो थे इन्हें सारा सामान जो था वो बहुत हाई प्राइस पे बेचते थे, बहुत ही महंगी बेचते थे। तो इन्हें ना तो ट्रेडर्स पसंद थे ना मनी लेंडर्स पसंद थे और इसीलिए ये इन्हें डिकूज की कैटेगरी में रखते थे। आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा क्या किया कि उसे भी इन्होंने डिकूज कहा। इसकी वजह है फॉरेस्ट लॉ, जिसके बारे में हम अभी जिक्र करेंगे। ये फॉरेस्ट लॉज क्या था और इसका क्या असर पड़ा इनकी लाइफ पे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उन नियम कानून की वजह से ही इनकी जो दशा थी वो खराब हो गई और इनकी जो जीविका थी वो पूरी तरह से छिन गई। ये मजबूर होकर मजदूर बन गए। हाँ, इसमें अपवाद स्वरूप एक जनजाति थी मध्य भारत की, सेंट्रल इंडिया की बैगा, वो बिल्कुल भी मजदूर बनने को तैयार नहीं थी और वो इसे कहीं ना कहीं अपने डिग्निटी के खिलाफ मानती थी कि हम जाके कहीं पे मजदूरी करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से जंगल पे आश्रित थी और जैसी थी, जिस भी दशा में थी उसी तरीके से रहना चाहती थी। जबकि दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो मजबूर होके मजदूर में कन्वर्ट हो गए। कैसे हुए ये हम डिस्कस करते हैं। ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम था और फॉरेस्ट लॉज का क्या अंजाम हुआ ये हम जानते हैं।
ट्रेडर्स की यदि बात करें तो ट्रेडिंग का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हजारीबाग में क्या होता था कि जो लोकल आदिवासी थे वहाँ के संथाल, वो सिल्क ग्रो करते थे और ट्रेडर्स जो थे वो उस सिल्क को खरीदते थे, कुकून्स को खरीदते थे, ठीक है। तो इन्हें इतना कम पैसा देते थे, 3 से 4 रुपए देते थे तकरीबन 1000 कोकून्स का। 1000 कोकून के बदले मात्र 3 या 4 रुपए देते थे और उसके बाद वहाँ से खरीदने के बाद ये कोकून्स जो थे वो जाता था या फिर गया जाता था वहाँ पे जाके इसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पे बेचा जाता था। यानी कि जो चीज़ 4 रुपए खरीदी गई है उसे 20 रुपए के हिसाब से बेचा जाता था और बीच में मिडिल मैन जो था वो सबसे ज़्यादा फायदा कमाता था। तो ट्रेडर्स के साथ इनकी ये परेशानी थी। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फॉरेस्ट लॉ बनाया था वो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय में फॉरेस्ट को स्टेट की संपत्ति घोषित कर दी और इसे 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया। ये 3 कैटेगरी थी। पहला रिजर्व्ड, जिसमें कि किसी भी ट्राइबल ग्रुप का हंटिंग करना, गैदरिंग करना, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन सब कुछ बैन कर दिया था। इसमें कोई जा ही नहीं सकता था, कोई एंटर ही नहीं कर सकता था। दूसरा था प्रोटेक्टेड, इसमें ये जा तो सकते थे पर इन्हें काफ़ी हाई रेंट पे करके जाना पड़ता था, जो ट्राइबल ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात थी। और तीसरा ग्रुप था विलेज, ठीक है। अब तीसरे वाले को इन लोगों ने क्लियर नहीं किया कि विलेज में एक्चुअली था क्या, पर आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया कि रिजर्व्ड वाले में जाके बैन कर दिया इसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है। तो जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जब बैन कर दिया तो खुद इन्हीं के लिए समस्या खड़ी हो गई। आदिवासियों का तो जो हुआ वो हुआ, इनके लिए भी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि ये वो समय था जब ये रिजर्व्ड कैटेगरी में जो जंगल रखे गए थे एक्चुअली ये खुद उसका लाभ लेना चाहते थे। क्यों इन्होंने रिजर्व में रखा? क्योंकि इन्हें डर था कि यदि इतनी बड़ी मात्रा में जो ट्राइबल्स लोग हैं जंगल को काटते रहेंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा। भैया ब्रिटिशर्स को क्यों लकड़ी चाहिए थी? ये थोड़ा सा पीछे जाके आप सोचेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ये वो समय था जब यहाँ पे रेलवे का विकास हो रहा था और उन्हें शिप बनाने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि रेलवे में जो स्लीपर होती है, स्लीपर मीन्स ऐसे करके रेलवे लाइन हो गई और बीच बीच में जो लकड़ी का लगा हुआ ये होता था, इसे स्लीपर कहते हैं। और ये स्लीपर को बनाने के लिए काफ़ी लकड़ियों की ज़रूरत होती थी, जो उस समय इन लोगों ने इसी रिजर्व्ड कैटेगरी के जंगलों को काट के इकट्ठा किया। तो ये रिजर्व था उनके लिए और इसमें कोई एंटर नहीं कर सकता था, कोई ट्राइबल ग्रुप, कोई व्यक्ति इसमें एंटर नहीं कर सकता था। पर इसमें से जंगल वो खुद काटते थे। मैंने कई बार बताया कि उनके नियम अपने लिए कुछ थे और दूसरों के लिए कुछ थे। एक और चीज़ थी कि यहाँ पे इन्होंने जैसे शिकार पे बैन लगाया था ना, पर वो खुद के लिए शिकार पे बैन उन्होंने नहीं लगाया था। खुद के लिए इसे एज अ गेम ये लेते थे कि भाई ये शिकार जो करता है वो अलर्ट रहता है। तो इनके नियम कानून इस तरह से विरोधाभास भरे होते थे, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ। प्रोटेक्टेड में तो चलो इतना हाई रेंट देना होता था कि उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी। जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन हो गया तो उनके लिए खुद की समस्या ये हो गई कि भाई स्लीपर जो बनाएंगे या लकड़ी काटने के लिए जो बड़े बड़े लॉग होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? क्योंकि ये मजदूर तो जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन हो गया तो ये मजबूर होकर चले गए बाहर, शहरों की तरफ चले गए, पूरा का पूरा गाँव खाली हो गया। तो इन्हें कोई मजदूर ही ना मिले काम करने के लिए। तो फिर बात अपने पर जब आई तो फिर इन्होंने थोड़े से एरिया में अलाउ कर दिया कि ठीक है, थोड़ा सा पैच दे दिया गांव में कि ठीक है कि जो गांव में रहेगा उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए अलाउ किया जाता है, यानी झूम के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे मजदूरी करनी पड़ेगी और दूसरी बात जंगलों की देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उस समय बना था उसके तरफ से ये किया गया, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उनको मजदूर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये फॉरेस्ट लॉज थे। इसका नुकसान क्या हुआ? जाहिर सी बात थी, जंगल के ऊपर जो निर्भर थे, जिनकी जीविका ही जंगल थी, जिनका रहना, खाना, उठना, बैठना हर चीज़ जंगल से संबंधित था, जंगल के प्रोड्यूस को बेच के ये पैसा थोड़ा बहुत कमाते थे और उसी से अपनी लाइफ लीड करते थे, उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा गया। और यही वजह थी कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी डिकूज के कैटेगरी में रखा। अब
जब इन्होंने आउटसाइडर वर्ड यूज़ किया, डिकूज वर्ड यूज़ किया, तो इनकी सीधी सी डिमांड ये थी कि भाई ये डिकूज को निकाल बाहर किया जाए, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक हमें हमारे जंगल के ऊपर अधिकार जो है वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो आपको ध्यान होगा हमारे चैप्टर का नाम है विजन ऑफ गोल्डन एज। तो विजन ऑफ गोल्डन एज क्या था और इस गोल्डन एज को इन आदिवासियों ने किस तरीके से प्राप्त किया, इसकी हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।